Welcome back in Sono Study Point. Welcome back in Sono Study Point. गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा जो विषय है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे कि इंडिया पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सेकेंड जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वह हमारे थे मोहम्मद गजनबी। और थर्ड जो मुस्लिम आक्रमण था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इनका पूरा नाम हुआ। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी का इंडिया पर जो आक्रमण था वह उसका प्रमुख उद्देश्य था संपत्ति को लूटना। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो मजबूत या प्रमुख जो उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। तो आइए हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि गौड़ प्रदेश जो है गजनी के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रदेश है जिसका नाम है गौड़। और गौड़ प्रदेश के जो मेन जो व्यक्ति है वह है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इनका पूरा नाम हुआ। तो 1173 ईस्वी में वह गौड़ प्रदेश के शासक बनते हैं मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जब शासक बनते हैं तो इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है भारत में साम्राज्य का विस्तार करना। तो भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए वह महत्वपूर्ण युद्ध लड़ते हैं। तो 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक वह कई आक्रमण इंडिया में करते हैं, जिसमें से पहला जो आक्रमण है 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ थे। और मुल्तान वर्तमान में अभी पाकिस्तान देश में पड़ता है। और जिसमें से मुल्तान के खिलाफ जब वह लड़ाई किए थे पहला, तो जिसमें से मोहम्मद गौरी को जीत मिली थी। तो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जब मुल्तान पे जब वह उनकी पहली जीत हुई तो इनका टारगेट था कन्नौज को जीतना, क्योंकि कन्नौज उस समय बहुत ही संपूर्ण और स्वर्णों से भरा हुआ भारत में एक स्थान था। तो वह कन्नौज को जीतना चाहते थे। तो वह कन्नौज को जीतने के लिए सबसे पहले इधर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वह क्या हुआ, मुल्तान से इधर से गुजरने के बाद वह आते हैं इधर, ये गुजरात हमारा। तो गुजरात में उस समय चालुक्य वंश का शासन था। और चालुक्य वंश के जो शासक थे वह भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय के खिलाफ वह 1178 ईस्वी में गुजरात की जगह है पाटन पर वह लड़ाई करते हैं, जहां जो गुजरात के जो शासक है भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय ने पूरी निष्ठा के साथ और उनके सहयोगियों के साथ लड़ा और मोहम्मद गौरी को भारत में पहली पराजय का सामना करना पड़ा। तो पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहला जो पराजय हुई किसके खिलाफ हुई थी, वह हुई थी 1178 में चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय के खिलाफ हुई थी। और फिर अगला जो युद्ध लड़ते हैं 1189 ईस्वी में भटिंडा के दुर्ग को जीतना। कहा जाता है कि भटिंडा जो है पंजाब के खिलाफ था। और इधर से में ये हमारा राजस्थान में एक जगह है अजमेर, इसको याद रखना, अजमेर। और अजमेर में उस समय जो शासन था चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। तो याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान बोला जाता। तो यहाँ पर एक इसके बारे में कहा भी गया कि पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक थे, साथ साथ में वो दिल्ली का भी प्रभाव थे। दिल्ली का प्रभाव करने का मतलब ये हो गया कि इनके जो पिता थे, पृथ्वीराज चौहान के पिता, दिल्ली में उनका विवाह हुआ था। और इनके पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे आनंद पाल निसंतान व्यक्ति थे, इनको कोई संतान नहीं था, जिसके कारण से पृथ्वीराज चौहान को ही
पूरा संपत्ति और उत्तराधिकारी मान लिए थे। इसलिए कहा जाता है कि अजमेर के साथ साथ वह दिल्ली पर भी उनका प्रतिनिधित्व था पृथ्वीराज चौहान को। तो 1189 में जब वह मोहम्मद गौरी भटिंडा के दुर्ग को जीतते हैं, तो उस समय जो शासन था वह चौहान वंश के अंतर्गत आता था। तो जब वह पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि वह भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया, तो वह बहुत क्रोधित हुआ, और क्रोधित होने की फलस्वरूप ही 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध होने का तत्कालीन कारण बना था भटिंडा के दुर्ग को जीतना। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें से गौरी भसे चौहान थे और जीत चौहान के हुआ। फिर जब मोहम्मद गौरी पूरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा, तो वह वापस चला गया, और वापस जाने के बाद वहाँ पूरी तरह से मेहनत किया, पूरे साम्राज्य को वह मतलब सेना को संगठित किया। और जबकि पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अब हम मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिए, तो वह वापस भारत नहीं आएगा। वह इस आस में बैठा हुआ था, लेकिन 1 साल तक मोहम्मद गौरी पूरी तरह से मेहनत करा और वो अपनी सेना को संगठित किया, और 1 साल के फलस्वरूप 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का सेकेंड बार हुआ, जिसमें से गौरी भसे चौहान था और जीत गौरी को मिला। तो कहता जीत जब गौरी को मिला, तो वह अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी वह अपने शासन में मिला लिया, और वहाँ का वह शासक बन गया। तो कहता था, लेकिन हम आपको पिछले क्लास में मतलब अभी कुछ समय पहले बताएं कि मोहम्मद गौरी का मेन उद्देश्य था कन्नौज को जीतना। तब वह दिल्ली के साथ साथ अजमेर को जीतने के बाद वह कन्नौज पर जीतना उसके लिए आसान हो गया। और कन्नौज के उस समय जो राजा थे जयचंद थे। कन्नौज के राजा जयचंद थे। तो जब वह युद्ध हुआ, तो इस युद्ध को चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता। तो 1194 ईस्वी को चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें से राजा जयचंद साथ में गौरी, और इसमें गौरी की जीत हुई। साथ में गौरी की जीत होने के बाद तो एक नोट में भी है कि गौरी की जब ये कन्नौज का जब युद्ध होता है, और इस जीतने के उपरांत गौरी ने एक सिक्का चलाया, और उस सिक्का पर एक और लक्ष्मी देवी की आकृति थी, और एक और अरबी भाषा में एक कलमा की आकृति थी। कहने का सेंस ये हो गया कि हिंदू के अनुसार लक्ष्मी देवी का मूर्ति था, और मुस्लिम के अनुसार कलमा एक खुदा है जो उनकी आकृति थी। तो याद रखिएगा कि लक्ष्मी और कलमा की आकृति का सिक्का का प्रचलन किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था हमारे मोहम्मद गौरी के द्वारा कन्नौज विजय के उपरांत। ओके, अब आते हैं 1205 ईस्वी में पंजाब के एक खोखर जाति के खिलाफ लड़ाई होती। वह बहुत ही लड़ाकू और बर्बर जाति थे। तो जिसमें से 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अंतिम आक्रमण थी, जिसमें से गौरी की जीत होती है। और 1 साल के बाद 1206 ईस्वी में जब वह भारत से जा रहा था अपने प्रदेश गौड़ प्रदेश जब जा रहे थे, तो सिंध नदी के पास कुछ लड़ाकू जातियों ने इनकी पहले से ही घात लगाए हुए थे और इनकी हत्या कर दी। तो 1206 ईस्वी में इनकी हत्या होगी। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जब तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था, तो अपने साथ वह 2 महत्वपूर्ण सेनापति को भी लाए थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी। तो इसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे, अब जो है गौरी के दरबार में 3 गुलाम भी थे। तो गौरी के दरबार में 3 गुलाम कौन कौन थे?
पहला थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा थे यलदौज और तीसरा थे कुबाचा। और जब तराइन के सेकेंड युद्ध में दो महत्वपूर्ण सेनापति थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और सेकेंड बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद दिल्ली सल्तनत का शासन स्टार्ट हो जाता। तो दिल्ली सल्तनत पर पहला जो वंश था तो इसको याद रखना, दास वंश, ममलूक वंश और गुलाम वंश। इसको आगे के वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो बस इसको याद रखना है। दास और ममलूक या गुलाम तीनों को अन्य नामों से जाना जाता था। तो तीनों की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। और बख्तियार खिलजी जो थे वही इसी व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त किए थे। और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के बाद और इनके नाम पर बिहार में एक स्टेशन भी है जिनका नाम है बख्तियारपुर। तो हम फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनते हैं। इनका उद्देश्य रहता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक ही वह आक्रमण करते हैं। तो पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के खिलाफ थी जिसमें से इनको जीत मिली। फिर 1178 ईस्वी में पाटन जो गुजरात में पड़ता, वहाँ के शासक भीम द्वितीय थे और जिसमें से गौरी की पहली हार होती है भारत में। फिर 1189 ईस्वी में भटिंडा के दुर्ग को जीतना, और उस समय उनका चौहान वंश का शासन था और इसी का मूल कारण बना था तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में गौरी और वैसे चौहान की लड़ाई होती है जिसमें से चौहान की जीत होती है। और 1192 ईस्वी में एक साल के उपरांत तराइन का सेकेंड युद्ध होता है जिसमें से गौरी की जीत होती है। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर की युद्ध होती है जिसमें से राजा जयचंद vs गौरी, जिसमें से गौरी की जीत होती है। लास्टली में 1205 ईस्वी में पंजाब की खोखर जाति के खिलाफ हुआ युद्ध लड़ते हैं जिसमें से गौरी की जीत होती है। और अंततः 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। इसको याद रखना है कि कन्नौज विजय के बाद गौरी ने सिक्कों पर एक ओर लक्ष्मी तथा दूसरी ओर अरबी में कलमा की आकृति को प्रचलित किए थे। और गौरी के दरबार में रहने वाले 3 गुलाम थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज और तीसरा कुबाचा। और तराइन के सेकेंड युद्ध में 2 सेनापति को लाए थे चूंकि वह पूरी तरह से तैयारी करके आए थे, जिसमें पहला थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा थे बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास ममलूक गुलाम वंश की स्थापना की और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए। और इन्हीं के नाम पर एक स्टेशन भी है जिसका नाम है बख्तियारपुर जो पटना में पड़ता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।